Hello all, welcome to my our channel. In this session today, I will be going to discuss with you all that what all the tips that I think a student must know even before starting their CLAT PG examination. So दिस इज़ फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही आपको अपने मेंटोर्स से या बाकी यूट्यूब चैनल से आपको पता चल ही जाती है, लेकिन दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट आई फील दैट you all also must know before even starting your journey for your CLAT PG examination or even while solving your paper. So welcome to the session. Now I'll get started with it. So there are tips that I will be going to share with you all. So the tip number 1 is that you all must buy the LiveLocker subscription. The subscription for LiveLock will be very helpful to you all. You can easily get a 6 months ka subscription in a very low prices in LiveLaw. And the reason that I am saying that you should buy a LiveLaw subscription is that when I gave my CLAT PG examination, there was suppose a question in a paragraph. Now I knew that ये केस तो मैंने पढ़ा है भाई, तो मुझसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए. Now the problem I faced there was that I was not able to solve the question. Was the first mistake I did was that I read that case only from a certain perspective. For example, मुझे कोचिंग में वो चीज़ पढ़ाई गई थी, राइट. अब मैंने उसको सिर्फ एक इशू से डील किया था. आई ओनली डेल्ट विथ वन इशू. मैंने एक ही इशू के बारे में पढ़ा उस केस के, और देयर आर मल्टीपल इशूज़ इन द सेम केस. उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस भी होती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में भी बात किया जाता है. तो मैंने उस केस को क्या किया था, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स को मैंने कवर किया ही नहीं. और अब जब लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होता है, आपको अलग अलग इश्यूज़, अलग अलग पर्सपेक्टिव, डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू आपको जानने को मिलता है. तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड अ स्टार मार्क फॉर योर प्रिपरेशन कि आपको तो लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन ले ही लेना चाहिए. द बेस्ट यू कैन डू इज़, आप अपनी कोचिंग का अगर आप मटेरियल ले रहे हैं तो उस मटेरियल को लीजिए, वहाँ से केस को उठाइए, गो एंड सर्च दैट केस इन लाइव लॉ एंड रेड फ्रॉम देयर ऑल्सो एंड मेक योर ओन पर्सनल नोट्स. डू नॉट फुली रिलाई ऑन सर्टेन स्टडी मटेरियल्स. इनफैक्ट आपको बाद में कोचिंग सेंटर वाले भी यही कहेंगे कि आपको चीज़ें लाइव लॉ से पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम ऑल्सो कि दैट दे विल बी एबल टू कवर ऑल द एस्पेक्ट. बट एज अ स्मार्ट स्टूडेंट आई विल ऑब्वियसली सजेस्ट यू कि मैंने वो मिस्टेक की थी, यू शुड ऑल नॉट डू इज़ कि आप लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड उस केस को वहाँ जाकर पढ़िए एंड देन अपना एक मेन नोट बनाइए. सेकेंड इज़ कि बार बेंच. ऑब्वियसली अब बार बेंच का आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है नहीं. अगर आपने लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर कोई केस मान के चलिए आपको नहीं मिल रहा है लाइव लॉ में, एंड इट इज़ बहुत बार होता है कि दैट केस इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लाइव लॉ, तो आप बार बेंच से भी पढ़ सकते हैं. या अगर आपके पास SSC ऑनलाइन है तो वहाँ पे भी केस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है. आप वहाँ जाकर केस को पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. देयर इज़ अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल इन SSC ऑनलाइन का वेबसाइट. तो दैट इज़ द थिंग दैट यू ऑल कैन डू. अब क्या करना है कि आपको हर एस्पेक्ट को कवर करना है. You have to cover all the aspect of the cases that what I was saying कि aspect को cover करना मतलब उसके हर issues को, उसके हर guidelines को, उससे related हर केस लॉ को, अगर कोई रेफर्ड केस लॉज हैं उनको भी पढ़िए. तो इस तरीके से अगर वो केस लॉ आपके पेपर में आता है तो आप उस केस लॉ को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. तो दैट इज़ योर फर्स्ट टिप. नाउ कमिंग टू द सेकेंड टिप इज़, आप केस पढ़ रहे हैं. अब पॉसिबिलिटी क्या होती है कि बोला तो जाता है कि प्रीवियस ईयर के केसेस होंगे, लेकिन इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपको पिछले 2 या 3 साल के ही केस लॉ पूछे जाएं. सिनेरियो यहाँ पर क्या आता है कि आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के भी क्वेश्चन 10 ईयर का केस भी पूछ दिया जाएगा. मतलब प्रीवियस 10 ईयर का केस मतलब आपको पुरानी केसेस भी पूछने के पूरी चांसेस हैं. यू कैन गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सी कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पुराने केस लॉज भी हैं. तो आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते हो करंट केसेस पे. यू हैव टू रीड योर स्टैटिक केस लॉज ऑल्सो एंड ओल्ड केस लॉज ऑल्सो.
एंड आपके सामने क्या होता है कि बहुत बार ऐसे केस लॉज आते हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं हो। तो यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ लिखी है कि यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स, इसका मतलब यही है कि सपोजिंगली एक केस लॉ दिया गया है ना। अब अगर मान के चलो वो जो केस लॉ है वो केस लॉ मर्डर से रिलेटेड है। अब अगर वो ऐसा है कि वो केस लॉ आपने कभी पढ़ा नहीं, आपने कभी उसको रीड नहीं किया, अब एक पैराग्राफ में सपोजिंगली 5 से 6 क्वेश्चन हैं। अब क्या होगा कि अगर आपने मर्डर के हर एस्पेक्ट को कवर करके पढ़ा होगा, उसके सारे एक्सेप्शंस को पढ़े होंगे, उसके बारे में हर चीज़ पढ़ा होगा, यू नो व्हाट ऑल मर्डर इज़ अबाउट, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उस केस लॉ को ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने की। यानी कि अगर आपको अपना बेस नॉलेज उस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ है, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो आप उस चीज़ को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होता है सिनेरियो कि मैंने 1-2 बार सुना भी है, एंड इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर अ जुडिशरी एस्पिरेंट टू सॉल्व द पेपर ऑफ क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। ऑल्सो द रीज़न इज़ कि इवन उन लोगों का क्या होता है कि जो जुडिशरी एस्पिरेंट होते हैं, दे रीड द सब्जेक्ट्स इनटू डेप्थ में जाके वो टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो उनका बेस नॉलेज बहुत ज़्यादा क्लियर होता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वहाँ पे उनके लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। अब आपको जुडिशरी के लेवल की पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं, लेकिन पूरे चांसेस होते हैं कि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट इवन गोइंग टू बी आस्क्ड इन क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर हम बीएनएस की बात करते हैं, यानी कि हमारे भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, जो हमारा आईपीसी है, तो आपको एटलीस्ट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, रॉबरी, डेकॉइटी, थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और ऐसे जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए। रेप हो गया, विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, और अगर वो केस लॉ के बाद अगर उससे रिलेटेड आप करंट में केस लॉ देख रहे हो, तो फिर तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो। तो ये मेरा कहना है। आपको ये नहीं कहना है कि आप आईपीसी में जाइए, पूरे कॉइन, स्टैम्प्स, ये वाली चीज़ों को भी पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप किसी मेन टॉपिक को कवर कर पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें अपना बेस बना कर रखिए। अब यही कि अगर आप किसी केस लॉ को पढ़ रहे हैं, तो उसकी सारी गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, हर चीज़ को पढ़िए। अब जैसे कि मान के चलिए अरनेश कुमार का केस था, जिसमें अरेस्ट को लेकर गाइडलाइंस आई थी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस केस लॉ के इश्यूज़ को और इनको नहीं पढ़ना है। अगर कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि अरेस्ट को लेके क्या क्या गाइडलाइंस हो, तो उस गाइडलाइंस को तो आप डेफिनेटली पढ़िए, है ना। दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। नाउ वी कम टू आवर टिप नंबर 3। दिस इज़ द थिंग दैट मैंने आई हैव हर्ड दिस इवन फ्रॉम द टॉपर ऑफ क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, एंड बहुत और भी लोगों से मैंने ये सुना कि डू नॉट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ लर्निंग द नेम ऑफ द जजेस ऑफ द केस। ये बोला जाता है, एंड नाउ सी कि क्या होता है कि क्लैट इज़ अ वेरी अनप्रडिक्टेबल पेपर। मैं आज आपको कह रही हूँ कि जिसका मैंने नहीं पूछा है पिछले 2 से 3 साल के पेपर में, लेकिन ये भी हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन यू डू नॉट हैव अ टाइम टू मग अप ऑल द नेम ऑफ द जजेस, तो प्लीज़ डू नॉट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ लर्निंग द नेम ऑफ द जजेस। वो हो सकता है पॉसिबिलिटी उसकी कि वो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, जबकि प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स के पेपर में मैंने जहाँ तक देखा है, इट हैज़ नॉट इवन आस्क्ड द नेम ऑफ द जजेस। हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप क्या करिए कि आप 9 और 6 जजेस की बेंच पे फोकस करिए उनके नाम को लर्न करने की, और उसमें भी जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है उनके नाम को तो ज़रूर याद रखिए। आप वो कर सकते हैं, या आप रेशियो याद कर सकते हैं, जैसे कि 4:1 का रेशियो है या 5:2, तो रेशियो कितना था आप उसको याद कर सकते हैं कि जजेस की अग्री करने की या डिसेंट करने की रेशियो कितनी थी, और डिसेंटिंग जज जो होते हैं उनके नाम को आप याद कर सकते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल। अगर क्वेश्चन पूछता है तो मे बी चांसेस हैं कि वो डिसेंटिंग ओपिनियन वाले जज का नाम पूछ सकें, है ना। नाउ मूविंग ऑन, अब the thing that I am telling you is to not overstress yourself to learn the name of the judges is also that CLAT can ask you questions from any subject that you have covered up in your bachelor's। तो आप
सब्जेक्ट्स को कवर करने में और उनके बेसिक एस्पेक्ट्स को कवर करने में ज़्यादा फोकस कीजिए, इधर आप छोड़ भी सकते हैं। नाउ टिप नंबर 4, दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आपको रेफर्ड केसेस ऑफ दोज जजमेंट, मतलब यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आप मान के चलिए कोई केस लॉ पढ़ रहे हैं, अब ए के गोपालन का अगर आप केस लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, तो उस, या आप मेनका गांधी का केस पढ़ रहे हैं, तो आप मेनका गांधी के केस में जब मान के चलिए ए के गोपालन के केस को रेफ़र किया है कोर्ट ने, है ना, या ओवरटर्न किया है, ऐसा होता है, तो वो वहाँ पर क्या करना है आपको। अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ रेफर्ड केसेस, मतलब अगर आप मान के चलिए सपोजिंगली आप कोई केस लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, अब क्या करना है आपको, उसमें जो रेफ़र किया गया है कोर्ट द्वारा केस और भी केसेस को, पुराने केसेस को होते हैं रेफर्ड केस, तो उधर आप जाके उन केसेस का नाम तो ज़रूर याद रखिए क्योंकि वो पूछ देता है। देयर आर चांसेस दैट दे विल आस्क यू स्टैटिक केस लॉज दैट हैज़ बीन रेफर्ड इन दोज करेंट केस लॉज, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। या आप मान के चलिए कि मर्डर का कोई पैराग्राफ है, तो अब एक आध ऐसा क्वेश्चन आपके से निकल के आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इसमें ये चीज़ बोली गई थी। कोई स्टैटिक केस लॉज के 3-4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो रेफर्ड केसेस या उनसे रिलेटेड केसेस के बारे में आप ज़रूर रीड कीजिए। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी एंड आई डिड नॉट डू इट, बट लेटर आई रियलाइज दैट दिस वॉज वेरी वेरी क्वाइट एसेंशियल। कि देखो 120 मिनट्स का आपका पेपर होता है, तो it is not possible to read all the paragraphs. If you are that much intelligent, तो आप क्या कर सकते हैं, या अगर आपको फुल अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं बिना पैराग्राफ्स देखे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, यू नो द आंसर्स, सॉल्व दैट। लेकिन द थिंग आई विल सजेस्ट यू इज़ कि ऑलवेज रीड योर पैराग्राफ, ऑलवेज, बिकॉज कई बार क्या होता है इंटरनेशनल लॉ के केसेस में अगर आप देखेंगे, या आप सपोजिंगली फैमिली लॉ के केस में देख लीजिए, या जूरिस्प्रूडेंस, नॉट एवरी टाइम, डिपेंड्स ऑन की। जैसे पिछले साल इंटरनेशनल लॉ का एक पैराग्राफ था जिसमें उसके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स उसके पैराग्राफ्स में अवेलेबल थे, इसीलिए पैराग्राफ को रीड करना इज़ एसेंशियल। बट अगेन 120 मिनट का पेपर होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल द पैराग्राफ्स। तो आप बेस्ट क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो वहाँ पे टिक कर दीजिए। आपको लग रहा है नहीं यार आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गो जस्ट रीड द पैराग्राफ, maybe you will able to get understand the topic and answer the question through the help of the paragraph. There is a reason that the paragraph has been given, so try reading the paragraph, trust me on this please, पैराग्राफ को ज़रूर रीड कीजिए। इफ़ आप 2023 का पेपर देखेंगे तो जूरिस्प्रूडेंस के आंसर्स उसके पैराग्राफ्स में अवेलेबल थे। आप अगर 2025 मतलब सॉरी ये प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें भी इंटरनेशनल लॉ का एक ऐसा पैराग्राफ था, एंड आई थिंक फैमिली लॉ का भी कोई पैराग्राफ था, आई डोंट नो, या कस्टडी ऑफ चाइल्ड को लेकर कुछ ऐसा पैराग्राफ था जिसमें उसके आंसर्स उसके पैराग्राफ में अवेलेबल थे। तो ऐसा नहीं कि हर पैराग्राफ में हर क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को एक बार देखिए नहीं बन रहा है, जस्ट रीड द पैराग्राफ, मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमको वो चीज़ नहीं समझ आती, पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का आइडिया होता है और उसके बाद हम क्वेश्चन को, और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कई बार क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना भी एक चीज़ है। अगर आप पैराग्राफ को समझ गए तो एकदम ध्यान से फिर क्वेश्चन को पढ़िए कि व्हाट द क्वेश्चन इज़ बीन आस्क्ड। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप क्वेश्चन कई बार सॉल्व भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन को भी केयरफुली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड इंग्लिश भी यू कैन से कि पूछ देता है कुछ क्वेश्चन में। तो जस्ट ट्राई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई रीडिंग द पैराग्राफ। नॉट कमिंग टू टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 तो ये है नहीं, ऑब्वियसली आई कैन नॉट से टिप। अब क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं,
तो आप अगर क्लैट की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर क्लियरली ये लिखा रहता है कि ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव रेड इन योर बैचलर्स डिग्री, आपको वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नाउ अगेन क्लैट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पेपर, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ऑल्सो। अभी जैसे रिसेंटली इन द प्रीवियस ईयर पेपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्वेश्चन का एक पैराग्राफ वहाँ पर था, बट ऑब्वियसली जो चांसेस होते हैं वो आपके पूरे आपके बैचलर्स डिग्री में आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसी में से पूछे जाते हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं दैट हैज़ बीन रिटन। तो यहाँ पे जो मैंने अनप्रिडिक्टेबल पेपर लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि पेपर सच में अनप्रिडिक्टेबल है। अब अनप्रिडिक्टेबल इसलिए भी मैं कह सकती हूँ कि पिछले साल का पेपर था उसमें इन्वायरमेंटल लॉ के क्वेश्चंस भरे पड़े थे एंड क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन अवेलेबल। तो अगेन मैं यही कह रही हूँ कि यू नेवर नो कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, है ना। लेकिन आप अगर क्वेश्चन को इन्वायरमेंट लॉ का देखेंगे तो दैट इट वाज नॉट दैट हार्ड, मतलब आप कुछ तो सॉल्व कर ही सकते थे, है ना। अगेन टॉट के भी क्वेश्चन थे, टॉट का क्वेश्चन यूजुअली एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आई थिंक 2 पैराग्राफ्स वर अवेलेबल फॉर टॉट। टीपीए का तो जो क्वेश्चन है वो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उससे तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस के 2 पैराग्राफ्स होना ज़रूरी ही मैंने देखा है कि वो रहता है। कॉन्स्टी का भी तो ये जो हाँ टैक्स से रिलेटेड भी एक पैराग्राफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन्वायरमेंटल लॉ का तो पिछली बार तो बहुत क्वेश्चन थे, लेकिन यूजुअली उसमें भी एक पैराग्राफ तो आपको, तो जैसे लेबर लॉ का भी एक पैराग्राफ डेफिनेटली होना ही होना है। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस की लेबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। प्लस कंपनी लॉ तो डेफिनेटली पूछेगा। तो कंपनी लॉ से रिलेटेड यूजुअली 2 से 3 पैराग्राफ्स तो आपके होंगे ही होंगे। तो आपको पूरा कंपनी लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इफ़ यू गाइज वांट आई कैन मेक अनदर सेशन जिसमें आई विल टेल यू कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप पूरा कंपनी लॉ पढ़ के उधर जा सकें, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो आई कैन मेक अ डिफरेंट सेशन कि जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप सोचते हैं कि हम पूरा नहीं पढ़ सकते, या ऑफ एवरी सब्जेक्ट आई कैन मेक अ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें मैं आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। नाउ टिप नंबर 6, try solving previous year's paper, do your paper analysis to understand the paper pattern. Now the reason that I am saying this is कि जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे ना, मॉक से पहले आप प्रीवियस ईयर का पेपर प्लीज़ सॉल्व कीजिए टू अंडरस्टैंड दैट क्लैट का पैटर्न क्या है। आप अपना जब उसमें दिमाग झोंकेंगे आप समझ पाएंगे कि क्लैट क्या पूछता है, कंसोर्शियम का दिमाग कैसे चलता है। तो उससे क्या सीन होता है कि अगर आप उस पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और पेपर मैं प्रीवियस ईयर का इसलिए सॉल्व करने बोल रही हूँ कि आप पेपर पैटर्न को एक बार समझ गए तो प्रिपरेशन स्टार्ट आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि नहीं मैंने प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स का पैटर्न ये देखा, ये ऐसा है, मतलब एक आपको एक रोड मैप भी मिलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो इसलिए भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करें, ठीक है टाइमर लगा सकते हैं आप, लेकिन जब एक बार आप बैठें तो बिना टाइमर के बैठें, रीड द पैराग्राफ, सॉल्व द क्वेश्चन, तब आप उसको एक पेपर एनालिसिस गुड वे में कर सकते हैं। तो एक बार बिना पेपर में बिना टाइमर लगाए बैठे और फिर उसके बाद पेपर का एनालिसिस करें। Now tip number 7, that is your last tip, is YouTube channels. Yes, तो अगर आप कोर्सेस नहीं भी खरीद रहे हैं तो आप इन YouTube चैनल्स पे जा सकते हैं। लीगल एज लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में हर मंथ का इम्पॉर्टेंट केस लॉ डालना चालू कर देता है। मे बी दे विल नॉट एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डिटेल वे जितना अपने
उधर एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे आपने कोर्स को ख़रीद के रखा है। लेकिन अगेन आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से केस लॉ उसका नाम उठाइए, उसको कॉपी में लिखिए, गो टू द लाइव लॉ। अब लाइव लॉ में जाके फिर उस केसेस को ध्यान से पढ़िए और समझने की उसको कोशिश कीजिए। अगर ऐसा होता है कि आपको वो केस लॉ नहीं समझ आ रहा है, पहले जाके उस टॉपिक को समझिए। आपकी एक बार टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आपको वो पेपर में भी हेल्पफुल होगा, पेपर आपको सॉल्व करने में ईजी जाएगा और आप इधर फिर केस लॉ को भी ईजिली समझ पाएंगे। तो संभव लॉ हो गया, रोस्ट्रम लीगल हो गया, लीगल एज हो गया, आई थिंक अनअकैडमी भी अपलोड करता है एंड देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स। आप सिंपली जाके अगर वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड रोस्ट्रम लीगल प्रीवियस ईयर उन्होंने हर मंथ का एक सेशन बना के रखा है जहाँ पे दे हैव डिस्कस मेनी केस लॉ, सो यू कैन गो देयर एंड सी। एंड ऑल्सो अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा क्लैट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, रोस्ट्रम लीगल का पूरा एक प्लेलिस्ट है जूरिस्प्रूडेंस पे, वो बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छे से समझ आएगा। यू कैन गो देयर एंड अंडरस्टैंड जूरिस्प्रूडेंस। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लीव ऑन कमेंट सेक्शन। हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉलो आवर पेज फॉर मोर कंटेंट। वी आर न्यू टू दिस and we are trying to make content for students on free right now। तो आई जस्ट वांट कि हम और भी अच्छे से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। वी आर न्यू टू एडिटिंग, वी आर न्यू टू रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स, वी आर न्यू टू मेकिंग ऑल ऑफ दिस। प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।